నమస్తే ఐఎస్ఆర్ 9 న్యూస్ కి స్వాగతం. వరంగల్లోని ముస్లిం కమ్యూనిటీ సెంటర్లో ఓటింగ్ ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కర్ణాటక కేబినెట్ మంత్రి జమీర్ అహ్మద్ ఖాన్, సియాసత్ దినపత్రిక న్యూస్ ఎడిటర్ అమీర్ అలీ ఖాన్, తెలంగాణ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ సయ్యద్ గులాం అఫ్జల్, బయాబాని ఖుస్రో పాషా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక మేధావులు డాక్టర్ అనీస్ అహ్మద్ సిద్దికి, మహమ్మద్ అబ్దుల్ మజీద్, సయ్యద్ వలీవుల్లా ఖాదరీ, ఖలీల్ సయీద్, ముఫ్తీ మిన్హాజ్ అహ్మద్, మౌలానా ఫసీహుద్దీన్ కాస్మీ, కాంగ్రెస్ నాయకులు ఉస్మాన్ మహమ్మద్ ఖాన్, హైదరాబాద్ అజీజుల్లా బేగ్, రहीमुन्निसा बेगम तदितरुलु पाल्गొన్నారు. 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का एक नारा था, क्या करके मैं देश की भलाई करूंगा, देश का मैं अच्छा करूंगा, अच्छे दिन लेके आऊंगा, देश का अच्छा होएगा करके। देश की आवाम ने क्या कर दी, चलो भाई ठीक है, एक मौका दे देंगे, इनको गरीबी के बारे में जानते लो, गरीबी के बारे में मालूम है, क्योंकि गरीब तबके से आए हुए हैं, रेलवे स्टेशन में चाय बेचने वाले गरीब के बारे में अच्छा जानते हैं। देश की भलाई हुई करके देश की आवाम ने क्या किया, 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बना दिया। 2 बार उन्होंने प्रधानमंत्री बन गए। देश की भलाई हुई, भलाई हुई, मैं मानता नहीं चीज को, भलाई हुई, मगर देश की आवाम की नहीं। रेलवे स्टेशन में जो चाय बेचने वाला 25-30 लाख का सूट पहन के निकल रहा है और स्पेशल फ्लाइट पे निकल रहा है, उनकी भलाई हुई, देश की भलाई कभी नहीं हुई। आज डीजल का रेट देखो, क्या डीजल, हमारी हुकूमत थी, कांग्रेस हुकूमत थी, डीजल का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, गैस का रेट क्या था, डॉलर का रेट क्या था, सोने का रेट क्या था। सोने का रेट जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, हमारी लास्ट हुकूमत 2013 के अंदर 2200 रुपए ग्राम था। आज सोने का रेट कितना है, 7400 रुपए ग्राम है। कितना? 7400। अगर एक गरीब भी अगर शादी करना तो कुछ तो उसको लच्छा तो दिलाना पड़ता ना, 1 लच्छा तो लेना पड़ता ना शादी के लिए। आज 1 लच्छा लेना तो कम से कम 4-5 ग्राम का तो लच्छा मिनिमम बोल रहा हूँ, 10-15 ग्राम का तो गरीब ले नहीं सकता आज की तारीख में। एटलीस्ट 4-5 ग्राम का तो लच्छा लेना हुआ। अगर 4-5 ग्राम का लच्छा लेना तो कम से कम 40-50 हजार रुपए तक गरीब आदमी कहाँ चलेगा, गरीब तबका कहाँ से लेने को होता है, नहीं लेने को होता है। आज ये हालत देखते हुए आज उसके साथ साथ में जो बीजेपी हुकूमत के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को ओपन प्रधानमंत्री कभी टारगेट नहीं करते थे, इससे पहले अमित शाह, हमारा टकलू भाई साहब भी टारगेट करते थे मुसलमानों को, आज नरेंद्र मोदी डायरेक्ट टारगेट करे। आज भी एक मीडिया के अंदर उनको क्वेश्चन किया गया, नरेंद्र मोदी जी अब चुनाव के अंदर सिर्फ क्यों मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं करके नरेंद्र मोदी को माध्यम वाले पूछ रहे, वही बीजेपी टारगेटिंग मुस्लिम ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, यानी सिर्फ तुम मुसलमान को क्यों टारगेट करें। अभी देखिए हाल ही के अंदर उनके 10 दिन से बयानात आप देखे होंगे, किस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर होते हुए, प्राइम मिनिस्टर जो है 140 करोड़ 70 साल पहले जब अखबार की बुनियाद डाली गई थी, तो उस वक्त हैदराबाद का इंजमाम हुआ था हिंदुस्तान में, तो पुलिस एक्शन हुआ था, मुसलमान परेशान थे। उस वक्त मुसलमान ये सोच रहा था कि हम हैदराबाद में, हिंदुस्तान में रहना, हैदराबाद में रहना या पाकिस्तान चले जाना। उस वक्त सियासत अखबार की बुनियाद डाली गई थी और यही बात को बताया गया था कि आपका मादरे वतन जो है वो हिंदुस्तान है, ये बताने की एक कोशिश हुई थी। इसीलिए हैदराबाद बल्कि साउथ इंडिया के मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना मुल्क तस्वुर किया। जो पैसे वाले मुतवल्लिल तबके के लोग थे, नॉर्थ इंडिया से जो लोग को हिजरत करना था वो हिजरत करके चले गए। तो हम बाय चॉइस इंडियन है, सोच समझ के हमने हिंदुस्तान को अपना वतन, यहाँ पे हिंदुस्तान को अपना वतन बनाया है। अब ये कमेंट सियासी एतबार से जो होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन हमने सोच के जब अपना वतन बनाया था, आज अगर हमारे पे कोई उंगली उठाता है तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुस्तकबिल जो है, आइंदा का मुस्तकबिल है, उसके ऊपर मैं बोलूंगा कि अब 25 साल और हिंदुस्तान को ही हमारा हिंदुस्तान बनाने के लिए आज 2024 में जिद्दोजहद करने की जरूरत है। और इलेक्शन 10 साल में हमने देखा कि किस तरीके के हमारे पे इल्जामात लगाए गए थे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बेहुदा इल्जामात लगाए गए थे। कोई घुसपैठी कहता है, कोई बोल रहा है कि आपका वतन नहीं है, आपकी शरीयत छीन लेंगे। तो आज वक्त ये है कि 2024 में माहौल भी साजगार है, माहौल हमारे मवाफिकी घूम रहा है। और अगर सही सिमत में हम, जैसा अभी महरोज खान साहब ने बताया और जमीर अहमद खान साहब भी बताएंगे कि किस तरह पड़ोसी रियासत में हमारी पोलिंग बढ़ी थी,
यहाँ पर भी अगर हम पोलिंग बढ़ाए और अगर से आप लोग पिछले 2 घंटों से तकारीर सुन रहे थे आज के हिंदुस्तान के हालात को, किस तरीके से वोट एक तरफ जाए, किस तरीके से हमारा नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, किस तरीके से हमारी माँ बहनों की इज्जत महफूज रहे, किस तरीके से हिंदुस्तान में एक बेहतरीन सेकुलर हुकूमत आए। अच्छे तकारीर सुन रहे थे, लोग अपने अपने सुझाव दे रहे थे, लेकिन उस सुझावों पर अमल करने की भी ज़रूरत है। जैसा कि मंदिर महल्ला हो, मस्जिद के इमाम हो, कमेटियाँ बनाए जाए, सब में तरबीब दी जाए। बहरहाल अच्छे तकारीर पिछले कई दिनों से सुन रहे थे, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। 100% पोलिंग की बात आ रही, वोट करने की ज़रूरत है। मैं अपना वक्त लिए बगैर, तो उनके टाइम भी करीब आ रहा है, बेचारे हमारे ज़मीर अहमद खान साहब आज कर्नाटका से हमारे बीच हैं, उनको तफसील से सुनना है। मैं बीच में हायल नहीं होगा क्योंकि हम सुनने बैठे हैं ज़मीर अहमद खान साहब को, इंशाल्लाह उनकी तकरीर सुनेंगे। आपको हम जितने पॉइंट जब से बताएं, हो सकता है ज़मीर अहमद खान साहब आपको नए और कुछ बातें बोलें ताकि हम हमारे वरंगल शहर में उस बात को आम करें और लोगों में वो मैसेज वहाँ तक पहुँचे।